तो ये जो बॉन्ड जो कि ये दे रहा है 5555, ये एसपीपीआई को मीट करता है, यहां पर एसपीपीआई को मीट करता है। और आपने कहा था जी मैंने इसको आखिर तक रखना है, तो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, तो इस बॉन्ड को मैं एमोटाइज्ड कॉस्ट के ऊपर क्लासिफाई करूंगा। किसी और बंदे ने कहा कि जी मैंने ये बॉन्ड ले तो लिया है, हो सकता है कि मैं इसको रख लूं, हो सकता है मैं इसको बेच दूं। तो अगर आपकी ये नियत है कि शायद रख लूं शायद बेच दूं, पक्का नहीं है, तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ जाएगा, और बाकी सारा कुछ जो है वो तीसरे में आ जाएगा। ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर्स आर हेयर, आर ऑल अदर्स। अब आप सोच रहे हो कि यार ये नामों से क्या मुराद है। देखिए जब मैंने कहा ना फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इससे क्या मुराद है कि बैलेंस शीट में इसकी मेजरमेंट करनी है फेयर वैल्यू के ऊपर, यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर। इसको बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पे दिखाऊंगा, और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो गेन लॉसेज हैं वो ओसीआई में डालूंगा। ये फेयर वैल्यू थ्रू एफ वी, टीपीएल, एफ टी, ओसीआई से मुराद ये है कि बैलेंस शीट में इसको फेयर वैल्यू पे दिखाऊंगा, और इसके ऊपर जो गेन लॉसेज है वो ओसीआई में डालूंगा। एफ वी टीपीएल से मुराद है कि बैलेंस शीट में इसको फेयर वैल्यू पे दिखाऊंगा, और इसके जो गेन लॉसेज है वो पीएनएल पार्ट में, वो पीबीआईटी से ऊपर वाला पहले वाला हिस्सा वहां पे दिखाऊंगा। ये इससे मुराद है जी। और ये जो पहली वाली कैटेगरी है ना, ये एमोटाइज कॉस्ट पे दिखाओगे, इसकी फेयर वैल्यू लोगे ही नहीं। आपको याद होगा कि हमने वो बात की थी, जो मैं पिछले कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड की लाइबिलिटी की मैंने बात की थी कि पहले साल के आखिर में इतना, दूसरे में इतना। हमने वो 5 साल का टेबल बनाया था एमोटाइज कॉस्ट का। तो वो जो बॉन्ड था ना, उसको साल के आखिर तक रखना था, 5 साल के आखिर तक। तो वो एसपीपीआई की क्राइटेरिया भी मीट करता था, हेल्ड टू मैच्योरिटी का क्राइटेरिया भी मीट करता था। तो लिहाजा हमने फैसला किया कि इसको हम एमोटाइज कॉस्ट पे दिखाएंगे, हम इसको फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। देखो अभी आपके जेहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं दिखाएंगे, एमोटाइज कॉस्ट पे फेयर वैल्यू पे दिखाने का फर्क क्या है। बच्चे फर्क ये है, मैं आपको एक मिसाल बता देता हूं। आपके पास एक गाड़ी है, आप एक घर में रहते हो, चलो एक घर में रहते हो, आपका इस घर को बेचने का कोई इरादा ही नहीं है, तो क्या आप रोजाना अपनी लोकेलिटी में उस तरह के जो घर है उनकी प्राइसेस को इन्वेस्टिगेट करते रहते हो, पूछते रहते हो कि यार ये घर इस तरह का 1 कनाल का 2 कनाल का घर कितने का होता है। नहीं पूछते ना, आपका उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। जिस दिन आपने सोचा कि यार मैंने ये घर बेचना है, और आपने बेचने के लिए लिया हो, तो फिर आप रोजाना उठ के तो अखबार देखते हो कि इसकी मार्केट में कीमत कितनी है, और फिर आप उसकी मार्केट कीमत को फोकस करते हो। अगर मैंने ये कहा कि मैंने ये बॉन्ड लिया है, मैंने ये इसको आखिर तक रखना है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि बाजार में ये कितने का है। फेयर वैल्यू बाजार में ऊपर जाए नीचे जाए, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। फेयर वैल्यू से मुराद तो मार्केट वैल्यू है, तो मैं उसको मार्केट वैल्यू पे रखता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं जी मैंने जब लिया था तो वो उसकी ओपनिंग लाइबिलिटी 948 थी, अगले साल उसकी एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से वो कैलकुलेट किया, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड किया, इंटरेस्ट पेड माइनस किया या रिसीव किया, जो भी किया, और वो हो गई 968। अगले साल वो हो गई आई डोंट नो 988। तो मैं तो फिर बैलेंस शीट की वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ये बैलेंस शीट की वैल्यू थी। ये मार्केट बेस्ड, आपके पास दो तरह की एस्टिमेशन होती है, एंटिटी बेस्ड एस्टिमेशन और मार्केट बेस्ड एस्टिमेशन। फेयर वैल्यू मार्केट बेस्ड एस्टिमेशन है। फेयर वैल्यू हम तभी लेके चलेंगे जब हमें यह समझ आया हो कि हमने शायद इसको ट्रेड कर देना हो, हमने बेचना हो, तो हम वहां ले जाते हैं, और जो कुछ बाकी बचेगा वो सारा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ जाएगा। ये आपके पास दो क्राइटेरिया, दो कंडीशंस थी, और 3 टाइप के फाइनेंशियल एसेट थे। ठीक है। अब अगर मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करूं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ये दो तीन नहीं होती बल्कि दो होती है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ओसीआई नाम की कोई चीज नहीं है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी थ्रू पीएनएल या एमोटाइज कॉस्ट। एमोटाइज कॉस्ट पे वही आएगी जो आखिर तक रखनी है, वही दो वाली जो आपकी पहले वाली कंडीशंस थी,
और बाकी सारा कुछ पीएनएल में चला जाएगा। अगर आपने वो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी ना, सोनली पेमेंट ऑफ ये वाला, तो ये तो आ जाएगा आपका एमोटाइज कॉस्ट का क्राइटेरिया। सॉरी, ये वाले दो वाली कंडीशंस। ये दो कंडीशंस, और बाकी सारा कुछ जो था वो थ्रू पीएनएल हो जाएगा। ये थी जी आपकी इनिशियल सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अब देखो, फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जो इनिशियल मेजरमेंट है वो हमेशा फेयर वैल्यू पे आपने करवा दी, जो आपकी कॉस्ट है उस पे आपने करवा दी। जो आपकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट है वो आपने या एमोटाइज कॉस्ट पे लेके जानी है या आपने फेयर वैल्यू पे लेके जानी है। या एमोटाइज कॉस्ट पे दिखाओगे या आप फेयर वैल्यू पे दिखाओगे। और कब फेयर वैल्यू पे दिखाओगे? एमोटाइज कॉस्ट पे तब दिखाओगे जब दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हो, एसपीपीआई और कंट्रेक्चुअल कैश फ्लो। अगर दोनों पूरी नहीं हो रही तो फिर फेयर वैल्यू पे चला जाएगा। और इनिशियल तो आपके पास आपने कॉस्ट के ऊपर लेकर चलना ही चलना है। तो ये थी आपकी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन। अब यहां पे इन्होंने आपको जिस तरह से समझाया हुआ, आप खुद ही देख लेना, आपकी किताब मुझे नहीं पता कैसे करवा रही है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मैं, यानी मैंने किताब तो सामने खोली हुई है लेकिन पढ़ा मैं खुद से ही रहा हूं। एक तो बिजनेस मॉडल टेस्ट आपने देखना है और आपने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का टेस्ट देखना है, ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लगाएंगे जब हमारे पास हेल्ड टू मैच्योरिटी हो। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका मैं बता देता हूं आपको। आपके साथ मेरा ख्याल है बुक शेयर हो गई भी है जी। देखिए, बाज दफा ये होता है कि मैंने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज किया 100 का, और मैंने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे दी $2। 2% मुझे कमीशन देना पड़ा। अब मेरे से कैश तो निकला 102। अब सवाल ये उठता है कि मैंने बैलेंस शीट में क्या लिखना है, मेरा फाइनेंशियल एसेट 102 का है या 100 का है। ये जो $2 है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसका क्या करना है? तो इसका यार आप एक चीज वही अपने जेहन में बड़ी लॉजिकल एक चीज सोच लो। अगर तो आपने कहा कि मैंने ये फाइनेंशियल एसेट हेल्ड टू मैच्योरिटी के लिए रखा है, 5 साल के लिए रखा है, तो फिर ये जो आप $2 एक्सपेंस कर रहे हो, जाहिर सी बात है इसको एक पहले साल में लिख देना तो मुनासिब नहीं है ना। क्योंकि अगर आपने कहा जी मैंने इसको पीएनएल में डाल दूं, तो फिर तो ये पहले साल की पीएनएल में चला जाएगा। तो ये $2 का जो आपने एक्सपेंस किया है, ये 1 साल के लिए तो किया नहीं है। आपका तो मकसद था कि इस बॉन्ड को अगले 5 साल अपने पास रखो। तो अगर तो हेल्ड टू मैच्योरिटी हो, तो ये जो 102 है ये पूरे का पूरा एसेट गिना जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एसेट में ऐड हो जाएगी अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी हो। एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स लॉजिक कि भाई मैंने ये 5 साल के लिए लिया है, तो मैं ये $2 जो इस ट्रांजैक्शन पे दिए हैं, इसको 1 साल के अंदर लिख देना तो ज्यादती बनती है। हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया हो, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया हो कि नहीं यार मैंने लिया है और मैं इसको बेच दूंगा, हो सकता है अगले महीने बेच दूं, तो ट्रेडिंग तो फिर आपकी पीएनएल की एक्टिविटी है ना, ऑपरेशंस है ना। तो उस सूरत में वो जो 100 होगा वो एसेट में गिना जाएगा, और जो 2 होगा वो डायरेक्ट पीएनएल में एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा। पीएनएल में एक्सपेंस कर दोगे उसको। इनकी डबल एंट्री बता देता हूं आपको। अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी है तो आप कहोगे डेबिट फाइनेंशियल एसेट जो भी आपके पास है, $102, और आप कह दोगे क्रेडिट कैश, ये भी आपने कह दिया 102। अगर आपने इसको ट्रेडिंग के लिए लिया है तो फिर आपने कहना है डेबिट फाइनेंशियल एसेट 100
डेबिट पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस $2 और क्रेडिट आपने करा देना है कैश को जितने का भी $102 का, बस ये फर्क है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक बीच में कहीं पे जिक्र आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और बिजनेस मॉडल टेस्ट अगर ये कहता है कि आपने कलेक्ट करना है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, तो फिर आप इसको एमोटाइज कॉस्ट पे डालते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आखिर तक रख रहे हो तो एमोटाइज कॉस्ट पे डालते हो। अगर आपने कहा कि जी मैंने हो सकता है रख लूं, हो सकता है बेच दूं, हो सकता है रख लूं, हो सकता है बेच दूं, तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपने इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे डालना है। ये आपकी दूसरी कैटेगरी थी, यहीं पे उसने बताया है आपने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे लेके जाना है। और इसमें लिखता है विद रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल। इससे मुराद ये है कि ये आपको F7 में जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता दूं कि जब फिर आप उसको दोबारा रिक्लासिफाई कर दोगे पीएनएल में, आप उसको डाल दोगे जब कभी वो उसका गेन लॉस होगा तो ट्रांसफर करवा दोगे जब वो रियलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात कर लूं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, शेयर्स खरीदे थे, तो भाई शेयर्स कभी एमोटाइज कॉस्ट पे तो आएंगे ही नहीं और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहली जो कॉस्ट थी ना एमोटाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इन दोनों में कंडीशन आती थी एसपीपीआई की, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की। इन दोनों पहली और दूसरी कैटेगरी में कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की कंसिडर कंडीशन आती थी। तो शेयर्स में तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होता ही नहीं है, तो शेयर्स आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लेके जाना है। ठीक है, ये आपने पीएनएल पे लेके जाना है। इसमें शेयर्स मैं यहां पे लिख देता हूं कि शेयर्स की जो आप किसी और कंपनी में शेयर्स लेके जाते हो, इसमें जो डिफॉल्ट कैटेगरी है, डिफॉल्ट जो कैटेगरी है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। हां, कभी कभी एग्जेम्पशन के तौर पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ले जाने की इजाजत है। इसको हम कहते हैं इररिवोकेबल इलेक्शन। ये मेरा ख्याल है कि F7 का टॉपिक नहीं है, लिहाजा इसकी मैं जिक्र नहीं करूंगा, आपने इसी को याद रखना है। हाँ, एक्सेप्शन के तौर पे कभी कभी ओसीआई में चला जाता है, इररिवोकेबल इलेक्शन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हम उसको कहते हैं, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फेयर वैल्यू, ये आपको उन्होंने एग्जांपल्स दे दी है। ठीक है, इसके बाद इनकी डबल एंट्रीज वगैरह हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, एमोटाइज कॉस्ट क्या है वो क्या है, बाकी कुछ ऐसी बताने वाली मेरी बात रह नहीं गई। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी दो ही तरह की हैं, एक एमोटाइज कॉस्ट पे आएगी, एक पीएनएल पे आएगी। ठीक है, लाइबिलिटी जो है वो अगर तो वही मैंने दो कंडीशन है एमोटाइज कॉस्ट वाली, अगर आपको याद होगा हेल्ड टू मैच्योरिटी वाली बात है ना कि आपने आखिर तक रखनी है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, तो आमतौर पे लाइबिलिटी में ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही होती है। आमतौर पे लाइबिलिटीज में ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही होती है कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल देना होता है, जैसे मैंने आपको $5 मैंने बॉन्ड इशू किया था तो मैंने आपको ये देना था और आखिर तक देना था, तो आमतौर पे लाइबिलिटीज एमोटाइज कॉस्ट पर जाती है। कभी कभी कुछ इसमें भी आ जाती है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, जो एमोटाइज कॉस्ट पे पीएनएल में तब आएंगी जब आप उसको क्लेम कर लो। आपने अगर अनाउंस कर दिया बाय डिफॉल्ट इधर जाती है ज्यादातर, लेकिन इसमें सिर्फ तब जाएगी जब आपने इलेक्ट किया, आपने चूज किया कि नहीं जी मैंने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लेके जानी है, तो उस वक्त यहाँ पे आ जाती है। तो ये आगे उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, ये आपने देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। खत्म हो गया जी, इधर क्वेश्चंस इसके करने पड़ेंगे, क्वेश्चन किए बगैर ना ये आपको समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा, और इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही था इसको बताने वाली बात, और तो कोई रह नहीं गई।